जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसको लेकर के अब कांग्रेस सरकार पर केवल चुनाव जीतने के लिए विधेयक लाने का आरोप भाजपा के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने अभी तक अपनी मुहर नहीं लगाई है। इस पर अब मंत्री कवासी लखमा, साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा नेताओं से आग्रह करते हुए कहा है कि भाजपा नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात करे। राज्य सरकार के मंत्री और आदिवासी समाज के पदाधिकारी राज्यपाल से लगातार मुलाकात ही कर रहे हैं। ऐसे में अगर राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के हितों के लिए भाजपा के नेता भी सामने आकर राज्यपाल से मुलाकात कर जल्द ही हस्ताक्षर करने का आग्रह करें। इस पर कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि केवल चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ये विधेयक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस ना करे। खैर, इस पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो आरक्षण संशोधन विधेयक आने से पहले से ही जारी है और इस पर राजनीति तब तक जारी रहेगी जब तक इस विधेयक को हस्ताक्षर नहीं हो जाता राज्यपाल की ओर से। ई वाहनों का अब क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की सब्सिडी से लगातार अब खरीदी की रफ्तार भी बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश की सरकार ने राज्य के लोगों को ई वाहनों में बड़ी राहत देने का जो फैसला किया है, उसके कारण अब प्रदेश में ई वाहनों का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे राज्यों की तरह ही अपनी राज्य सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा होने से पहली बार इस बार धनतेरस और दीपावली के समय वाहनों की बिक्री ज्यादा हुई है। इस समय बात करें तो प्रदेश में कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। साथ ही प्रदेश में हर माह तकरीबन 800 दोपहिया और 500 ई रिक्शा भी बिक रहे हैं। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमत के कारण अब ई वाहनों की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब पहले इसकी बिक्री कम हो रही थी, लेकिन अब इसकी खरीदी बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तो प्रदेश सरकार ने भी ई वाहनों की खरीदी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बात करें तो ई कारों की बिक्री रायपुर और भिलाई में ज्यादा हो रही है। टाटा के 2 मॉडल ही ज्यादा बिक रहे हैं। साथ ही बात करें तो प्रदेश सरकार इन ई वाहनों की खरीदी और बिक्री पर लगभग 1.5 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करती है। किसानों से अब तक 38,24,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। दरअसल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 38,24,141 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में 10,13,497 किसानों को 7,943 करोड़ रुपए का भुगतान भी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए इस साल राज्य सरकार की किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी करने की व्यवस्था के चलते किसानों को सहूलियत भी होने लगी है। बड़ी संख्या में किसान टोकन टूहर हाथ ऐप के माध्यम से भी धान बेचने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक तिथि का चयन कर रहे हैं। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों द्वारा मैनुअल रूप से भी किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों की भांति जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। आईएएस बिश्नोई, सूर्यकांत और 2 कारोबारियों के खिलाफ 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की गड़बड़ी के दस्तावेज जमा हो गए हैं। ईडी ने बीती शाम को रायपुर की अदालत में 8,000 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। ये चालान आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। इन चारों ही आरोपियों ने कैसे करोड़ों रुपयों की हेरफेर की, कैसे पद पर रहकर आईएएस ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया, ये पूरी जानकारी अदालत को दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय के अफसर गाड़ियों में चार्जशीट पेश करके चुपचाप रायपुर की अदालत पहुंचे। जज अजय सिंह की कोर्ट में अफसर पहुंच गए और जानकारी दी गई। हालांकि चर्चा शनिवार को चार्जशीट पेश करने की थी, मगर एक दिन पहले ही इसे पेश कर दिया गया। अदालत में एक आवेदन की चर्चा है। दरअसल बीते दिन ईडी के अफसरों के खिलाफ एक कारोबारी ने ये शिकायत का आवेदन किया है।
चर्चा है कि ईडी जांच में फंसे आरोपियों से इस आवेदक का संबंध रहा है। आवेदक ने कोर्ट में पेश किए गए आवेदन में बेवजह मुझे ईडी के अफसर परेशान कर रहे हैं, इस बात की बात जो है भनक लगी, जिसके बाद से इस प्रकार का मामला हुआ। चार्जशीट में 500 करोड़ से भी ज्यादा का अवैध हिसाब दिया गया है। सुनील और लक्ष्मी का रोल जो है बेहद अहम रोल है, इस बात की भी जानकारी इस चार्जशीट में दी गई है। धन्वंतरी जेनरिक दवाओं की डिमांड बढ़ी तो कंपनियां अब इसका फायदा उठाने लगी है। शुगर के साथ साथ बीपी व दर्द की दवा की कीमतें बढ़ाकर बेची जा रही हैं। प्रदेश के जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों को कम दर पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने, साथ ही सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत प्रदेश भर में कई स्थानों पर धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर खोले हैं। ऐसे में बात करें तो अब तक जो है जेनरिक मेडिकल स्टोर खोले जा चुके हैं और इन मेडिकल स्टोर्स में जरूरतमंद एवं गरीब वर्ग के लोगों को 52% से लेकर 72% तक कम दर पर आसानी से जेनरिक दवाएं भी खरीदने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे जेनरिक दवाओं की डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे इसका फायदा अब दवा कंपनियां भी उठाने लगी हैं। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में दवाई की सप्लाई करने वाली कंपनियां अब डिमांड के अनुसार दवाओं की कीमतें भी बढ़ा रही हैं। पिछले साल भर में कुछ कंपनियों ने कई प्रकार की दवाओं की कीमत 1 रुपए से लेकर 16 रुपए तक बढ़ा दी है। ऐसे में बात करें तो अब जो है 20 कंपनी की दवाइयां इन धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में बेची जा रही हैं, जिनमें सिप्ला, रनबैक्सी, सनफार्मा, कैडिला, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, फाइजर से लेकर के पिरामल, ल्यूपिन, सैंडोज, एल्बिंग, मैनकाइंड जैसे, साथ ही एबॉट जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इन कंपनियों में अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयों की डिमांड मेडिकल स्टोर्स में ज़्यादा है। उनके द्वारा अब धीरे धीरे अपनी कंपनी की दवाइयों की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल प्रशिक्षण के साथ अब शिक्षा का भी प्रावधान दिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक किया जा रहा है। अब राज्य सरकार खेल एकेडमी के माध्यम से राज्य के खेल परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। CSR के तहत खेल एकेडमी संचालन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग भी अब सामने आ रहे हैं। खेल विभाग द्वारा एकेडमी संचालन के प्रस्तावों पर उद्योग समूह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा नवा रायपुर में आवासीय शूटिंग एकेडमी का संचालन किया जाएगा। जिंदल द्वारा चिन्हित 5 एकड़ भूमि में प्रथम चरण के तहत शूटिंग रेंज एवं कार्यालय अधोसंरचनाएं तैयार करके शूटिंग प्रशिक्षण एवं कंपटीशन शुरू किया जाएगा। साथ ही आगामी समय में छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा नारायणपुर में मलखम्ब एकेडमी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भी इस प्रकार का सहयोग इन उद्योगों से लिया जा रहा है। गैर छत्तीसगढ़ियों के खिलाफ एक अभियान चलाएगी शिवसेना। मुंबई की तरह बाहरी लोगों को भगाने की बात की जा रही है। दरअसल शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने प्रदेश में अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। इस पार्टी ने अपने लेटर पर एक बात लिखी है जिसने सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। शिवसेना छत्तीसगढ़ में स्थानीय और बाहरी लोगों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसे नए रूप के साथ वोटर के दिल में जगह बनाने की विवादित कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने इसके विरोध में अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है। बाहरी लोगों को लेकर जो लेटर जारी हुआ है, इस पर लिखा गया है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में जिस तर्ज पर बाहरी लोगों को भगाने के लिए नारा दिया था, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ शिवसेना छत्तीसगढ़िया लोगों के मान सम्मान और उनके हक और रहन सहन खान पान की रक्षा के लिए गाँव-गाँव में संरक्षण अभियान चलाने वाली है। सरकार के नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की जो परिभाषा दी गई है, उसके तहत ये अभियान चलाया जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए ऋचा जोगी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। फर्जी ST जाति प्रमाण पत्र पर इन पर FIR दर्ज है। अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने इनसे केस डायरी मंगवाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगाई है। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन पहले से ही खारिज कर दी है। आदिवासी विकास विभाग की सहायक संयुक्त LR कुर्रे ने ऋचा जोगी की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनकी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है और पुलिस इस मामले में FIR कराने के निर्देश दिए हैं।
गाना गाकर मारे गए नक्सलियों को अब याद किया गया है। इस वीडियो में आप जहां पर देख रहे हैं पीएलजी सप्ताह मनाया जा रहा है। हथियारबंद माओवादियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की और रैली का आयोजन भी किया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में जंगलों में माओवादियों ने अपना पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह मनाया, जिसका वीडियो भी अब माओवादियों ने जारी किया है। वीडियो में वर्दीधारी हथियारबंद माओवादी ग्रामीण की सभा लेते और रैली निकालते दिख रहे हैं। साथ ही माओवादियों की सीएनएम यानी चेतना नाट्य मंडली क्रांतिकारी गाना गाते हुए अपने तफसीलियों को याद करते नजर आ रही हैं। दरअसल बस्तर में माओवादियों ने 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक अपना पीएलजीए सप्ताह मनाया है। माओवादियों की जोगरगुंडा एरिया कमेटी ने बीते दिन उसका वीडियो भी जारी किया है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएलजीए सप्ताह के दौरान माओवादी सुकमा जिले के जंगल में इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग दिनों में अलग अलग लोकेशंस पर सैकड़ों ग्रामीणों की सभा ली गई। मास्टर प्लान जारी हो चुका है, लेकिन इसमें ढेरों खामियां पाई जा रही हैं। जहां तालाब है वहां आवास बता दिया गया, आवास को तालाब बता दिया गया और दावा आपत्ति की आखिरी दिन भी निकल चुकी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जीएसआई सर्वे के मुताबिक मास्टर प्लान तो जारी कर दिया, लेकिन इनमें ढेरों कमियां मिल रही हैं। जहाँ तालाब है वहाँ आवासीय भूमि बताई जा रही है और जहाँ आवासीय भूमि है वहाँ तालाब बता दिया गया है। नए मास्टर प्लान में डूमरतराई स्थित निजी जमीन को सार्वजनिक तो वहीं खिलौरा बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित जमीन को मिश्रित भूमि में बदल दिया गया है। ठीक इसी तरह दलदल सिवनी में एग्रीकल्चरल लैंड के लिए इंडस्ट्रियल ढूंढा, तो वहीं अब बात करें तो 25 भूस्वामियों की कृषि जमीन को सड़क में तब्दील कर दिया गया है। भूस्वामियों ने इसे विलोपित कर आवासीय भूखंड में बदलने के लिए दावा आपत्ति की है। विभाग में इस तरह की दर्जनों दावा आपत्तियां रोजाना आ रही हैं। दावा आपत्ति के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था और अफसरों का कहना है कि दावा आपत्ति की छंटनी भी करी जा रही है। डॉक्टर अमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की कार्यवाही तो अभी शुरू हुई है। जिनके हाथ और चेहरे कोयले से रंगे हैं वे बचेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह ने बीती दोपहर को प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की टीमें आई ही नहीं हैं, बल्कि स्थायी रूप से यहाँ बैठी हुई हैं। ईडी और आईटी की कार्यवाही अभी शुरू हुई है। जो लोग करप्शन में लिप्त हैं उन लोगों को कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। जिन लोगों के हाथ और चेहरे कोयले से रंगे हुए हैं वे लोग अब बचेंगे नहीं, उन सब पर कार्यवाही होगी। डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, भानु प्रतापपुर के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। लगातार विकास के नाम पर गुजरात में चुनाव में जीत मिल रही है। लगातार 27 सालों से जीत रहे हैं। गुजरात की जनता को बधाई। ये सभी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह ने कही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।